हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 40 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। अर्नब ने कमर में गन खोस लिया और कार में बैठकर चुपचाप निकल गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। दादू भी अब तक घर नहीं आए थे। अर्नब निकलने से पहले हरी काका और आशा काकी को बता दिया कि अगर दादू अदिति के बारे में पूछे तो बता देना कि वह मेरे साथ है। जी साहब जी, अब समझ में आ रहा है अचानक तुम उदास और कटी कटी सी क्यों रहने लगी। इस सब में कहीं न कहीं गलती मेरी ही है। मैंने कभी जताया नहीं कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। गलती हो गई मुझसे। काश मैंने तुम्हें रात में उठाकर अपने दिल की बात कह देता तो शायद यह नौबत नहीं आती। पर नहीं, अब मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। अब तुम्हें अपनी लाइफ से कभी नहीं जाने दूंगा। बहुत कुछ खोया है मैंने, पर अब तुम्हें नहीं खोना है। तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। आई लव यू अदिति। आई लव यू ऑलवेज। आ रहा हूँ मैं, मुझसे जो गलती हुई है उसकी भरपाई करने, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ में वापस लाने। पर तुम हो कहाँ, कैसे ढूंढें, कहाँ पता लगाऊं। कार में बैठा वह सड़क के दोनों तरफ देखते हुए जा रहा था। लेकिन मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ गई होगी। उसने लिखा है मैं दूर जा रही हूँ, तो शायद शहर से बाहर, इसका मतलब रेलवे स्टेशन। और तुरंत उस तरफ कार घुमा दिया। इधर अदिति रेलवे स्टेशन पहुँची। वह टिकट लेने जा रही थी, पर कहाँ की टिकट लेगी, कहाँ जाएगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या करूं? नीति से कांटेक्ट करूं, वापस कानपुर जाऊं या कहीं और जब कुछ समझ नहीं आया तो स्टेशन पर बने बेंच पर जाकर गुमसुम बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे बार बार दुपट्टे से पोंछ रही थी। अचानक उसके बगल में एक आदमी आकर बैठा। कुछ देर तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर अचानक से उस आदमी ने उसके सर सहलाते हुए कहा, अदिति। आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी और जब उसने सिर उठाकर देखा तो चाचा थे। अदिति की आंखें बड़ी हो गई। चाचा आप यहाँ? वह घबरा गई, लेकिन चाचा ने बड़े आराम से कहा, हाँ बेटा यहाँ। कहाँ चली गई थी? कितने महीनों से हम ढूंढ रहे हैं तुम्हें, परेशान हो रहे थे। अपना घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गई, क्यों आ गई? चल घर चल। हम, तुम्हारी चाची, तुम्हारे छोटे भाई बहन सब तुझे कितना याद कर रहे हैं। चल घर चल। चाचा ने इतनी मीठी आवाज़ में कहा कि अदिति को कुछ शक नहीं हुआ, बल्कि जान में जान आई। मन ही मन सोचने लगी, चलो वापस वहीं चली जाती हूँ। हो सकता है चाची नाराज़ हो, थोड़ा मारपीट करेगी, लेकिन एक आशियाना तो रहेगा, ठिकाना तो रहेगा। क्या सोचने लगी बेटा, चल उठ। उसने हाँ में सिर हिलाया और फिर चाचा के पीछे हो ली। चलो स्टेशन से बाहर सड़क के किनारे अपनी कार लगी है, चलो घर चलते हैं। और जैसे ही अदिति कार में बैठी तो जितेश वहाँ ड्राइविंग सीट पर पहले से बैठा हुआ था। उसे देखकर अदिति चौंक गई और तुरंत कार से उतरने लगी। तभी सामने चाचा भी थे। उसने चौंकते हुए चाचा की तरफ देखा। चाचा जी, यह क्यों बैठा है, यह क्यों आया है? तभी कुंवर जी ने डोर बंद कर दिया। अदिति घबरा गई। नहीं, मुझे बाहर जाना है, उतरना है मुझे। चाचा ड्राइवर को कहिए कार रोकने के लिए। मैंने कहा मुझे उतरना है, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? सुनते ही कुंवर जी ने तुरंत खींच कर 2 थप्पड़ गाल पर रसीद दिया। बेशर्म लड़की, ब्याह से भागकर समाज में हमारी इतनी बदनामी करा दिया, परिवार की इज्जत ताक पर रखकर भाग गई और यहाँ किसी और के साथ ब्याह कर गुलछर्रे उड़ा रही है। तू चल घर, फिर बताता हूँ तुझे। जिस वजह से तू घर से भागी थी, फिर उसी के घर में भेजती हूँ। हाँ कुंवर जी, ये लड़की मेरे बेटे को बहुत पसंद है। उसे यही लड़की चाहिए। भले ही बदले में 5 लाख के बदले तू 7 लाख ले ले। नहीं चाचा, मुझे नहीं जाना। और उससे शादी कैसे होगी? मेरी शादी हो चुकी है। यह देख नहीं रहे मेरे गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर? पर हमारे दामाद जी कहाँ हैं? अदिति चुप रह गई। अरे बोल, कहाँ है? छोड़ दिया ना उसने तुम्हें?
अरे तुम जैसी घर छोड़कर भागी हुई लड़कियों का कोई सहारा नहीं होता, कोई नहीं उसके साथ घर बसाना चाहता है। अगर दिया भी तो फिर वही हश्र होता है जो तुम्हारा हुआ है। नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है, वह आ रहे हैं। आ रहे हैं? पर कहाँ से आ रहे हैं? कहीं तो दिख नहीं रहे। अगर आना ही रहता तो तुम्हें इस तूफ़ान और बारिश में अकेले घर से निकलने नहीं देते, और तुम स्टेशन पर क्यों आती? नहीं, वो अभी आ रहे हैं, मैं अभी फ़ोन कर बुलाती हूँ। लेकिन फ़ोन तो है नहीं। अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था घर छोड़कर। अब समझ आया वह कितने सुरक्षित थी वहाँ, और निकलते ही कितने खतरे में पड़ गई। अरे क्या हुआ, फ़ोन नहीं है तुम्हारे पास? छीन लिया पति ने फ़ोन या ससुराल वालों ने? कोई बात नहीं, मैं अपना फ़ोन देता हूँ, फ़ोन कर लो और बुला लो, देखो आता है तुम्हें बचाने या नहीं। जितेश ने अपने जेब से फ़ोन निकालकर उसकी तरफ फेंका। अदिति ने फ़ोन ले लिया और डायल कर दिया, कॉल लगा दिया। लेकिन वह कार ड्राइव कर रहा था, ऊपर से बारिश और दिमाग में अदिति ही थी, तो अर्नब ने फ़ोन पर ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ, तुम्हारे पति ने फ़ोन नहीं उठाया? अब उठाएगा भी नहीं। सच में नहीं उठाएंगे, क्योंकि अब तक तो घर आ गए होंगे, उन्हें लेटर भी मिल गया होगा और पढ़ भी लिए होंगे। पता नहीं मुझे ढूंढने आएंगे कि नहीं। टेंशन मत लो, वह नहीं आएगा, और जितेश बाबू ले जाइए इसे। अरे तुम्हारी भतीजी है, इसे मैं कहाँ लेकर जाऊँ? पर जितेश बाबू, आपने तो कहा था ना आपके बेटे को शादी करनी है इससे। हाँ, लेकिन पहले, अब जब ये घर छोड़कर भागी थी तो इससे मेरे परिवार की बहुत बदनामी हुई और मेरे बेटे को बहुत दुख पहुंचा। और अब यह कुंवारी थोड़ी ना है जो अपने बेटे से ब्याह करूं। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा भी दुहाजू है, शादी तो कर लेगा, करूंगा मैं अपने बेटे से, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत दहेज देना पड़ेगा। जितेश बाबू, यह क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, और ऐसे बदचलन लड़की को अपने घर की बहू कौन बनाएगा? फिर भी मैं तैयार हूँ, तो एहसान मानिए, और ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, जो उसका है वही मांग रहा हूँ। मतलब मैं समझा नहीं जितेश बाबू। अरे जो इसके माँ बाप की संपत्ति है जो तुमने अपने नाम पर करवा लिया है, वह सभी ज़मीन जायदाद मेरे बेटे के नाम कर दो, और फिर वही शुभ मुहूर्त निकाल कर शादी कर लेंगे। कुंवर जी की बोलती बंद हो गई सुनकर, और गुस्से में 2 थप्पड़ अदिति के दोनों गाल पर लगा दिया। गोरा रंग उसके थप्पड़ से तुरंत दोनों गालों पर उंगलियों के निशान मोटे मोटे होकर उभर आए। अदिति अर्नब को याद कर बहुत रोने लगी। इधर अर्नब स्टेशन आया, पर अदिति वहाँ नहीं दिखी। वापस जाने लगा, तभी अचानक मोबाइल में उसका फ़ोटो दिखाकर वहाँ बैठे कुछ लोगों से पूछा, तो उसमें से एक आदमी ने कहा कि वह यहाँ पर बेंच पर बैठी हुई रो रही थी। तभी एक आदमी आया और अपने साथ उसे ले गए। अर्नब चौंक गया। वह कहाँ चली गई, किसके साथ? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? उसका कलेजा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, दिल अंदर से रो रहा था, और अदिति के घर छोड़ने का जिम्मेदार कसूरवार खुद को बता रहा था। वह फिर कार में बैठा और रोड पर कार दौड़ाने लगा। वह फिर दोनों तरफ से देखते हुए जा रहा था, और कुछ दूर गया तो सड़क पर एक दुपट्टा गिरा दिखा, और वह कुछ जाना पहचाना सा लगा। अर्नब कार से उतरकर उस दुपट्टे को गौर से देखने लगा। अरे यह तो अदिति का दुपट्टा है, आज सुबह ही तो मैंने देखा था उसे लिए हुए। मतलब वह इसी रास्ते गई है। पर कौन ले गया, किसके साथ गई? मन में बोलते हुए वह इधर उधर देखा और कुछ कदम आगे चला तो एक झुमका गिरा दिखा। वह उसे अपने हाथ में उठा लिया और उलट पलट कर देखने लगा। अर्नब को तुरंत याद आया, यह तो अदिति का ही झुमका है। उसके कान में यह झुमका देखा था। मतलब पक्का किसी ने ज़बरदस्ती उठा लिया। पर किसने? कहीं उसके चाचा तो नहीं? हाँ, वही हो सकता है। नीव ने कहा था उसके चाचा स्टेशन पर मिले थे और वो वहाँ ढूंढ रहे थे। वह तुरंत उसी रास्ते पर कार दौड़ाया तो आगे कुछ दूर पर एक सफ़ेद रंग की कार जा रही थी। अर्नब ने जैसे ही कार का पीछा किया तो वह कार और तेज़ी से भागने लगी। कार में अदिति ने साइड मिरर से पीछे अर्नब की कार देख ली और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह आवाज़ देने लगी,
लेकिन मुंह बंद किया और बेहोश होने का नाटक किया। कार उसका पीछा कर रहा था, यह जितेश को पता चल गया और तुरंत उसने कार को भगाना शुरू किया। अर्नब का शक यकीन में बदल गया और कार तेजी कर वो जैसे ही करीब आया तो आदित्य ने कार का गिलास नीचे किया और ज़ोर से चिल्लाई, अन्नू अन्नू बचा लीजिए मुझे। उसके चाचा ने तुरंत मुंह दबा दिया, लेकिन अर्नब ने देख लिया और सुन भी लिया। वह तुरंत कार को भगाने लगा तो अर्नब ने गन निकाला और टायर पर गोली मार दी। कार वहीं रुक गई। तब अर्नब ने भी तुरंत कार से बाहर निकलकर कहा, चलो बाहर निकलो दोनों के दोनों। वह दोनों नहीं निकल रहा था। अर्नब ने गन तुरंत ड्राइवर जितेश पर पॉइंट किया। तुरंत दोनों अपने हाथ ऊपर करते हुए बाहर निकला। अदिति भी बाहर निकली और अर्नब से लिपटकर फुट फुट कर रोने लगी। मुझे बचा लीजिए, मुझे नहीं जाना है इनके साथ। हाँ ठीक है, पर पहले रोना बंद कीजिए। बोलते हुए अर्नब ने अदिति का चेहरा उठाया तो दोनों गालों पर उंगलियों के मोटे मोटे उभरे हुए निशान देखकर शॉक्ड रह गया। अंदर ही अंदर दिल रो पड़ा। मारा इसने आपको? बहुत, उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। इधर तब तक दोनों चुपके से भागना चाहा। अर्नब ने तुरंत गन उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो यहीं अपने जान से हाथ धो बैठोगे। दोनों वहीं रुक गया। अर्नब ने अदिति को अपने पीछे किया और लात मुक्कों से दोनों को धोना शुरू किया। दोनों हाथ पैर जोड़ने लगे। कुंवर जी चिल्ला रहे थे, बाबू मैं इसका चाचा हूँ, मुझे क्यों मार रहे हैं? लेकिन अर्नब उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह लगातार दोनों को मार रहा था। ऐसा लग रहा था दोनों की जान ले लेगा आज वो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? अदिति को अब और नहीं रहा गया। वह आगे आकर बोली, अर्नब जी प्लीज़ छोड़ दीजिए, वह मेरे चाचा हैं, इतना मत मारिए, मर जाएंगे। अर्नब ने उसका हाथ झटका और गुस्से में चीखते हुए कहा, मुंह बंद रखो अपना और तुम बैठो चुपचाप कार में, और तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। उसका गुस्सा देखकर अदिति सहम कर पीछे हट गई। कुंवर जी ने मिमियाते हुए फिर कहा, अरे दामाद जी आप हमें क्यों मार रहे हैं? हम तो उसे अपने घर ले जा रहे थे। अच्छा तो तुम हो उसके चाचा, तब तो 2-4 और खा लो। तुम उसे अपने घर ले जा रहे थे फिर से बेचने के लिए? और तू कौन है बे? दर्द के बारे मारे वह बोल नहीं पा रहा था। फिर भी वह थूक निगलते हुए जैसे तैसे बोला, मेरा नाम जितेश है। अच्छा तो तुम दोनों ही अदिति को ढूंढ रहे थे? चलो अब तुम दोनों को तुम्हारे सही जगह भेजता हूँ। और तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। बाबू प्लीज़ ऐसा मत करो, हमें पुलिस के हवाले मत करो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसे कौन देखेगा? सिर्फ अपने बच्चों की फ़िक्र है और दूसरे बच्चों की? उसकी फ़िक्र करना तो दूर, उसे सही से जीने भी मत दो। हाँ यही ना? और तुम मतलब कोई लड़की कोई सामान है जो तुम्हें या तुम्हारे बेटे को पसंद आ गई तो उसकी मर्जी है या नहीं, तुम्हें मिलना चाहिए। तब तक पुलिस आ गई। ले जाइए इस दोनों को, और दोनों के ऊपर मेरी पत्नी की किडनैपिंग और उसे चोट पहुंचाने का केस तो दर्ज करिए ही। इसके साथ यह अपनी भतीजी को बेच रहा था और यह लड़कियों की खरीद फरोख्त करता है। ले जाइए इसे और अच्छी सेवा कीजिए और मजबूत केस बनाइए। निकलना नहीं चाहिए दोनों जेल से। जी सर। चलो रे। अब वह कार के पास आया और डोर खोलकर अदिति की तरफ घूर कर देखा, जो कार की पिछली सीट पर बैठी थी। अर्नब को देखते ही तुरंत पिछली सीट से आगे की सीट पर आ गई। उसने एक बार अर्नब की तरफ देखा, फिर सिर झुका लिया। वहीं अर्नब अब भी बेहद गुस्से में था। वह आंख बंद कर स्टीयरिंग पर हाथ रख चुपचाप बैठ अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। जब अर्नब भी कुछ देर तक चुपचाप रहा तो अदिति ने धीरे से कहा, सॉरी। अर्नब का गुस्सा और बढ़ गया। तुरंत उसका हाथ अदिति का बाल पकड़ने के लिए उठ गया, लेकिन खुद को कंट्रोल रखा और दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर उठाया और कहा, क्या सॉरी? और एक सॉरी बोलने से सब ठीक हो गया? यह जो आपको इतनी चोट लगी है, दर्द नहीं हो रहा? घर छोड़कर भाग गई मेरे पीछे, पता भी है आपको मैं कितना डर गया था, मुझे कितनी तकलीफ़ हुई? वह एक सॉरी से कम हो गया?
अरे तुम्हारे मन में कुछ था तो तुम मुझे बोलती। तुम इस तरह कैसे आ गई? तुम जानती हो ना, तुम्हारे बिना वह घर नहीं चल सकता। दादू भी नहीं रह सकते। दादू क्या, कोई नहीं जी सकता। अदिति अपने बड़े बड़े पलकों से झपका कर अर्नब की आंखों में देखने लगी। सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं चल सकता वह घर। सूना हो जाएगा सिंघानिया पैलेस, और मैं भी। अरे नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। अरे तुम सा कोई नहीं है उस घर में, और न मेरी लाइफ में। तो नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा प्यार। अदिति के आंखों के कोर से मोतियों से आंसू निकल गए और कुछ बोलने लगी, पर बोल नहीं पाई, होंठ कांपने लगे। यह देखकर अर्नब तुरंत उसके ऊपर झुका और उसके कांपते होंठ को अपने होंठों में दबा लिया। अदिति को बेहद सुकून मिला। उसकी आंखें स्वतः बंद हो गई और अपनी बाह अर्नब के पीठ पर कस दी। कुछ देर बाद अदिति को एहसास हुआ और अर्नब को धक्का देकर दूर किया। हटिए, हम कार में हैं। तो क्या हो गया, हम पति पत्नी हैं। बेकार में आपने इतना अच्छा मोमेंट ख़राब कर दिया। अदिति हंसकर नज़रें फेर ली। अर्नब उसकी ठुड्डी पकड़ चेहरा सामने करते हुए कहा, जो गाल मेरे प्यार में हया से लाल होने चाहिए थे, आपने थप्पड़ खाकर कर लिए। पर कोई नहीं, उसने जो किया उसकी सज़ा तो मिल गई उसे, पर आपने जो किया उसकी सज़ा बाकी है। घर चलिए, अब फिर बताता हूँ। सुनकर अदिति का गला शुष्क हो गया। एकटक देखने लगी। इतना इंटेंसिटी से मत देखो, वरना मैं भूल जाऊँगा कि यह बेडरूम नहीं, कार है। बोलते हुए उसने अदिति को अपने गोद में लिटा लिया और कार ड्राइव करने लगा। कुछ देर में जब वह घर पहुंचा तो दादू आ चुके थे। दोनों को भीगा हुआ देखकर बोले, अरे कहाँ से भीग कर आ रहे हो? जल्दी चेंज करो, बेमौसम की बारिश है, बीमार पड़ जाओगे दोनों। बीमार पड़ जाओगे नहीं दादू, पड़ गई है आपकी लाडली बहू। अदिति सिर से दुपट्टा लपेटकर तुरंत कमरे में भागी और फ्रेश होने चली गई। अदिति ने खुद को आईने में देखा और रो पड़ी। आज अगर अर्नब समय पर नहीं आते तो न जाने क्या होता। और तुरंत शावर के नीचे खड़ी हो गई। इधर पीछे से अर्नब भी कमरे में आया और क्लोसेट रूम में चला गया। अदिति कुछ देर बाद बाथरोब पहने वह बाहर निकली और इधर उधर झांक कर देखा, कहीं कमरे में अर्नब तो नहीं। पर जब वह नहीं दिखा तो कमरे में आई और झट से अंदर से दरवाज़ा लॉक कर पीछे मुड़ी तो अर्नब क्लोसेट रूम से बाहर निकल रहा था। वह जोर से चीखी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्नब ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया और कहा, इतना जोर से चीखने की क्या ज़रूरत है? बाहर दादू सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? और मैं यहाँ क्यों हूँ? तो यह मेरा भी कमरा है। हाँ तो बाहर जाइए, मैं चेंज करूँगी। अर्नब ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जाऊँगा। तब अदिति ने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर भेजने लगी। अर्नब ने उसकी कलाई पकड़ उसे बेड पर बिठाया और कहा, एक बात बताइए, आपने सुबह यहाँ टेबल पर रखा रेड रोज़ देखा, मेरा मतलब मिला आपको? हाँ मिला। तो उस पर कुछ लिखा हुआ दिखा? हाँ दिखा। अदिति ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। जब आपने रोज़ लिया, उस पर जो लिखा था वो भी पढ़ा, फिर क्यों निकल गई? उस पर जो लिखा था वही पढ़कर तो गुस्सा आ गया और निकल गई। क्यों गुस्सा आया? उस पर तो साफ साफ लिखा था, लव यू ए, मतलब लव यू अदिति। ओह, पर मैंने इसका मतलब कुछ और समझ गई। क्या? मुझे लगा लव यू ए का मतलब लव यू अर्नब, और आपको किसी लड़की ने दिया है। और फिर आप बार बार बोल भी रहे थे कि दादू भी ठीक हो गए, अब आगे क्या करना है। तो मुझे लगा आप यहाँ से जाने बोल रहे हैं। अर्नब अपना माथा पीट लिया। ओह गॉड, क्या स्टूपिड बीबी मिली है मुझे। आई लव यू ए का मतलब आई लव यू अदिति। तो यह आपकी गलती है, आपको पूरा नाम लिखना चाहिए था ना। पर मुझे लगा कि वही रोज़ मुझे वापस कर देंगी आप लव यू बोलकर, तो हम दोनों का नाम आ जाता ए से। वैसे क्या क्या तुमने रोज़ को लेकर? फिर मैंने उसे तोड़ मरोड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। पर क्यों? गुस्से के मारे कि जब मेरा रोज़ एक्सेप्ट नहीं किया तो किसी और का भी नहीं करने दूंगी। पर आपने मुझे रोज़ कब दिया? दिया नहीं, दे रही थी, लेकिन आपकी बातें सुनकर मैंने फेंक दिया। अर्नब ने सिर हिला लिया
अच्छा ठीक है, आपने रोज़ लिया, लेकिन उसके नीचे यह पैकेट नहीं दिखा? अर्नब ने साड़ी का पैकेट दिखाते हुए कहा। देखा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, उठाया नहीं। लीजिए, आपके लिए है और पहन लीजिए। अदिति ने पैकेट खोला और साड़ी देखकर आंखें फटी रह गई। यह तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, और मैं इस बार क्लियरली बोल देता हूँ, यह खूबसूरत साड़ी मेरी खूबसूरत बीबी अदिति के लिए है। अब खुश? बहुत खुश, लेकिन मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं पहना देता हूँ। आपको साड़ी पहनाना आता है? सिर्फ पहनाने नहीं, उतारने भी आती है। बड़े बेशर्म हैं आप तो, बोलकर अदिति शर्मा कर साड़ी लिए मुड़ गई तो अर्नब ने उसके कमर में बाँह लपेट दी और अपनी तरफ खींच लिया। जब बेशर्म करार ही दिया तो अपनी बेशर्मी दिखा दूं, बोलकर तुरंत कंधे से बाथरूम सरकाया और अपना होंठ उसके कंधे पर फिराने लगा। अभी वह बाथरूम की डोरी खोलने लगा, तभी दादू ने आवाज़ लगाई, अर्नब बेटा, भीमा आया है और उसके साथ नीति भी है। ओह, क्या डिस्टर्बर हैं सब। बोलते हुए अर्नब अदिति से अलग हुआ और डोर खोलकर बाहर निकला। वहीं अदिति क्लोसेट रूम में चली गई चेंज करने के लिए। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।